कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रीन लाइट से जो पूरी दुनिया को कवर करती है, जिसकी वजह से बस कुछ ही पलों में सारी ह्यूमैनिटी स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके 3700 साल बाद ताइजू पोट्रिफिकेशन से आजाद होता है और अपने दोस्त सेंकू से मिलता है, जो उससे 6 महीने पहले पत्थर से बाहर निकला था। अब जब इस नई दुनिया में सिर्फ 2 लोग आजाद हुए थे, तो सेंकू अपने साइंस के नॉलेज से और ताइजू के बाहुबल से इस दुनिया में फिर से सिविलाइजेशन स्थापित करने का फैसला करता है। उसके बाद वो एक नीतल सॉल्यूशन बनाते हैं जो पत्थर के लोगों को फिर से जिंदा कर सकता था, जिससे वो युजुरिहा को फ्री करने वाले थे, लेकिन कुछ शेरों ने उन पर हमला कर दिया। उनसे बचने के लिए जब कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने त्सुकासा शिशियो को जीवित किया, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूल फाइटर था। त्सुकासा उन्हें बचाता है और बताता है कि अब से उन दोनों को कोई खतरा नहीं होगा और अब से वो टीम के लिए फाइट करेगा। हालांकि एक दिन त्सुकासा अपने इरादे को रिवील करता है, तो सेंकू उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में त्सुकासा बताता है कि ये स्टोन वर्ल्ड है और वो करप्ट और बूढ़े लोगों को मारकर एक नई दुनिया बनाएगा। त्सुकासा की इस सोच से सेंकू पूरी तरह से असहमत था, क्योंकि सेंकू को साइंस की पावर से हर एक इंसान को बचाना था। और वहां से सेंकू और त्सुकासा अपनी अपनी राह पर चल पड़े। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था। असल में उस वक्त से साइंस और पावर के बीच में जंग शुरू हुई। थैंकफुली जापान में बहुत सारे वॉल्केनोस है, जिनसे सेंकू ने गन पाउडर बनाया। जब त्सुकासा को ये पता चला कि सेंकू अभी से फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और उससे लड़ने के लिए वो गन पाउडर बना रहा है, तो उसने सेंकू को घेर लिया और उसे रिवाइवल फ्लूइड की रेसिपी बताने के लिए मजबूर किया। त्सुकासा ने सेंकू से कहा कि अगर वो हमेशा के लिए साइंस की राह छोड़कर उसके साथ चलने का प्रॉमिस करे, तो उसे सेंकू को मारना नहीं पड़ेगा। किंतु सेंकू मना करता है, तो त्सुकासा ने कहा कि अगर वो दोनों 3700 साल पहले मिले होते तो वो उसका सबसे पहला दोस्त होता। इतना कहते ही त्सुकासा उस पर तुरंत अटैक करके सेंकू को मार देता है। उसे पता था कि इस स्टोन वर्ल्ड में उसे बचाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। ताइजू और युजुरिहा उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है सेंकू के गर्दन पे, जो अभी भी पोट्रिफाइड थी। वो उस पर रिवाइवल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगा कि शायद ये सेंकू को जिंदा कर सकेगा। अंधेरे वाले बादल हट जाने के बाद सेंकू सच में फिर से जिंदा हो जाता है। उसकी नेक नोटिस करके उसे बचाने के लिए सेंकू दोनों को 2 बिलियन पॉइंट्स देता है और बताता है कि अगर वो दोनों त्सुकासा की टीम में स्पाइस बनकर शामिल हो जाएं, तो त्सुकासा को लगेगा कि वो मर चुका है। मीनवाइल उसे हमेशा पता होगा कि त्सुकासा कहाँ पे हैं। इससे उन्हें बैटल में एडवांटेज मिलेगा। तो वहां से ताइजू और युजुरिहा त्सुकासा के तरफ निकलते हैं और सेंकू अकेला जाता है। दूसरी तरफ कोहाकू त्सुकासा से फाइट करके हारती है और एक पेड़ के नीचे फंसी हुई अवस्था में सेंकू को मिलती है। कोहाकू सेंकू से खुद को बचने के लिए हेल्प मांगती है, तो वो पेड़ काटने लगता है और फिर सेंकू अपना दिमाग लगा के पुली बनाता है, जिससे एक हाई स्कूल का बच्चा भी काफी ताकतवर काम कर सकता था। पुली और रस्सी के यूज से पेड़ हटाने में सफल होता है। फिर कोहाकू ने सेंकू को अपना नाम बताया और कहा कि वो उससे काफी इम्प्रेस हुई है। उसने सेंकू को बताया कि अगर वो लंबे बाल वाले इंसान से फाइट करने वाला है, तो वो इस लड़ाई में उसका साथ देगी। सेंकू उसे बताता है कि इसीलिए वो नेशन ऑफ साइंस बनाने वाला है। पर इसके लिए सेंकू को मैन पावर की जरूरत थी। तब कोहाकू उसे अपने गांव ले जाती है
जिसका नाम था इशिगामी विलेज। कोहाकू उसकी बहन रूरी से मिलती है। रूरी काफी बीमार थी और उसके इलाज के लिए कोहाकू एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करती थी। दो बंदे गिनरो और किनरो सेंकू पर हमला करते हैं तो कोहाकू उन्हें रोकती है। वो लोग कोहाकू को बताते हैं कि बाहर के लोग विलेज में अलाउड नहीं हैं। ऐसा विलेज का रूल है, एंड रूल इस रूल। लेकिन सेंकू कुछ बबल्स क्रिएट करता है तो उन्हें लगा कि ये कोई मैजिक ट्रिक है जिससे वो लोग डर जाते हैं। तभी एंट्री होती है क्रोम की, जो खुद को इंसेनली स्मार्ट जीनियस सोर्सरर बताता है। सेंकू वर्सेस क्रोम सोर्सरी बैटल शुरू हुई। क्रोम कुछ फायर मैजिक दिखाता है, लेकिन सेंकू उसे बताता है कि ये असब सिर्फ फ्लेम टेस्ट रिएक्शन के कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट है, जिससे क्रोम चौंक जाता है। क्रोम बचपन से ही स्टोन्स और प्लांट्स कलेक्ट करके उन सब से कुछ डिफरेंट करते रहता था। सेंकू के नॉलेज से इम्प्रेस होकर क्रोम उसे बताता है कि वो साथ मिलकर नेशन ऑफ साइंस बनाने में मदद करेगा और रूरी की बीमारी को भी हराएगा। सेंकू फिर डिसाइड करता है कि वो एक अल्टीमेट साइंस मेडिसिन बनाएंगे जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक्स। लेकिन उनके पास मैन पावर नहीं था। किंगडम ऑफ साइंस को और ज्यादा सिटीजन्स की जरूरत थी। तभी उन्हें गिनरो दिखाई देता है, जिसे वो बेट करके अपने साथ जोड़ने की साजिश करते हैं। ग्रेट डिटेक्टिव सुइका सेंकू को बताती है कि वो लोगों की बातें सुनकर आई है और उसने पता लगा लिया है कि विलेज के लोगों को क्या चाहिए। तभी टीम सेंकू विलेज के लोगों को अपने तरफ लेने के लिए एक साइंटिफिक बेट बनाने के काम में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं एक जबरदस्त फूड जिसे कहते हैं रामेन, जिसकी हेल्प से उन्हें कुछ नए टीम मेंबर्स मिले। लेकिन इस सब के बीच सुकासा का आदमी असगिरी रिन सेंकू को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। सेंकू ने उससे ताइजू और युजुरिहा के बारे में पूछा। उसने बताया कि तुम तो जानते ही हो ताइजू कितना ताकतवर है, लेकिन मेरा काम सिर्फ ये पता लगाना है कि तुम जिंदा हो या नहीं। सुकासा ने उसे रिवाइव करके बताया था कि वो कुछ गिने चुने लोगों के स्टेचू जमा करके जिंदा करेगा, जिनमें से तुम एक हो, ताकि वो एक नई दुनिया का निर्माण कर सके। और अगर सेंकू अभी भी जिंदा है तो उसका पता लगाने का काम सुकासा ने उसे सौंपा था। इधर किंगडम ऑफ साइंस में नए आविष्कार चालू थे, जिन्होंने आयरन बनाया और फिर कॉपर शीट को हथौड़े से ठोका। उस शीट को काटकर फिर उन्होंने उसके डिस्क तैयार किए और बनाया एक ड्यूल व्हील्ड हैंड क्रैंक जनरेटर। अब गेन सान और विलेज के लोग सेंकू के साइंस से काफी मोहित हो चुके थे। सेंकू अब उस इलेक्ट्रिसिटी से इस दुनिया से अंधेरा खत्म करने वाला था। इस तरह वो लोग पहली बार स्टोन एज में रात में उजेला देखते हैं। सेंकू को अब सुफला ड्रग बनाने के लिए अल्कोहल चाहिए था। तब बूढ़ा मिस्त्री उसे बताता है कि अगर तुम कल होने वाला ग्रैंड बाउट जीत गए तो तुम्हें जितना चाहे उतना अल्कोहल मिलेगा। मैग्मा वर्सेस क्रोम की फाइट शुरू होती है, लेकिन क्रोम बुरी तरह से पिट रहा था। लेकिन उसने जो किया उसे देखकर सेंकू भी चौंक गया। पिटते रहने के बावजूद उसने अपने आंसू और पसीने से एक कॉन्केव लेंस बनाया और मैग्मा को जला डाला। फिर एक अल्टीमेट अटैक से मैग्मा को हराया, लेकिन वो बहुत थक चुका था और फाइनल से पहले वो बेहोश हो गया और बाय डिफॉल्ट सेंकू टूर्नामेंट जीत गया, जिससे वो विलेज चीफ की पोजीशन और रूरी का मैरिज पार्टनर बनाने का दावेदार बन गया। तुरंत बाद वो अल्कोहल मांगने लगा और अल्कोहल के कैन लेकर चला गया। थोड़ी खोज और प्रोसेस के बाद सल्फनिलमाइड, आल्सो नोन एज द क्यूरॉल सल्फा ड्रग, बिल्कुल रेडी था। अगले दिन वो रूरी को दवाई देने गए। कोहाकू ने उन्हें समझाया कि ये साइंटिफिक विजडम की खोज है, तो रूरी मान गई। फिर उन्होंने वो मेडिसिन रूरी को खिलाई, जिससे वो ठीक हो गई। रूरी ने बताया कि कई सालों बाद वो बेहतर महसूस कर रही है
और बहुत हैप्पी है, जिससे सारे लोग काफी खुश हुए। उस दिन से सेंकू को इशिगामी विलेज का नया चीफ बनाया गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रिन के बताया कि त्सुकासा की टीम में सिर्फ वो अकेला खतरा नहीं है और त्सुकासा अपनी चाल चल चुका है। तभी उसके कुछ आदमी ने इशिगामी विलेज पर अटैक करने आ पहुंचे। रिन वार्न करता है कि किनरो जिससे फाइट कर रहा था वो खतरनाक योद्धा ह्योगा है। ह्योगा किनरो को घायल कर देता है। सेंकू जब विलेज को किंगडम ऑफ साइंस में ट्रांसफॉर्म कर रहा था, उस समय त्सुकासा अपने एम्पायर के लिए खतरनाक योद्धाओं की फौज तैयार करने में बिजी था, जिनमें से एक थी होमुरा, जो हर परिस्थिति में खुद को हैंडल कर सकती थी और काफी डेंजरस थी। ये अटैक रोकने के लिए सेंकू बचा हुआ गन पाउडर यूज करता है और उन्हें डराकर भगा देता है और त्सुकासा से कहने को बताता है कि वो जिंदा है और उन्होंने साइंस के पावर से 10 बिलियन राइफल्स बना लिया है। ह्योगा फिर त्सुकासा को बताता है कि सेंकू अभी जिंदा है और उसका विलेज काफी साइंटिफिक प्रोग्रेस कर चुका है। त्सुकासा चौंक जाता है और उसे कहता है कि वो किसी भी हाल में सेंकू को हराएगा और विंटर का बर्फ पिघलने के बाद बैटल शुरू करने का डिसाइड करता है। इधर सेंकू बैटल के लिए एक इन्वेंशन करने की सोचता है, जिसकी मदद से मॉडर्न वर्ल्ड में कई वार्स जीते गए थे। 2 मिलियन साल के इतिहास का सबसे शक्तिशाली हथियार सेल फोन इस स्टोन वर्ल्ड में बनाने की प्लानिंग करता है। उसके बाद वो एक कॉटन कैंडी मशीन बनाते हैं, जिसके लिए उन्होंने गियर बनाए। फिर गोल्ड थ्रेड्स कप ट्विस्ट करके वायर के रोल्स बनाकर कॉइल्स तैयार की। दूसरी तरफ क्रोम का दिमाग देखकर सेंकू चौंक गया, जिसने एक वाटर व्हील बनाया। अब जब उनके पास गियर और वाटर व्हील थे तो उनके ह्यूमन पावर के दिन अब खत्म हुए और शुरू हुआ इलेक्ट्रिक पावर का दौर। फिर सल्फ्यूरिक एसिड में 2 लीड शीट्स डाल के उन्होंने बैटरी बनाई। सेंकू सब लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोलता है और एक पेड़ को पूरी तरह से रोशन कर देता है। कोइंसिडेंटली उस दिन क्रिसमस था। उसके बाद सेंकू की टीम सेल फोन के पार्ट्स बनाने में जुट जाते हैं। उन्होंने मेहनत करके वैक्यूम ट्यूब बनाया। सेल फोन बनाने में सभी लोगों को काफी काम करना पड़ा, पर उनका काम कभी भी पूरा नहीं होता अगर उन्हें नहीं मिलता एक चमचमाता ब्लू लाइट वाला स्टोन, जो था स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ऑन अर्थ, टंगस्टन। सारे पार्ट्स मिलने के बाद वो तैयार करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन मॉडर्न वारफेयर, सेल फोन। और अब इस आविष्कार के साथ किंगडम ऑफ साइंस पुराने जमाने को पीछे छोड़कर नया साम्राज्य बनाने को रेडी था। सीरीज के सेकंड सीजन में हम देखते हैं गेन छोटे बच्चों को सेंकू विलेज की अब तक की कहानी बता रहा था। तभी इशिगामी विलेज का नया चीफ एक फाइनल आइटम अनाउंस करता है, जिसकी उन्हें जरूरत पड़ेगी त्सुकासा एम्पायर को हराने में, जो था स्पेस फूड। फिर विलेज के सारे लोग साथ मिलकर काम में जुड़ जाते हैं और एक कप में फ्रोजेन रामेन बनाने में कामयाब होते हैं। उसके बाद गेन त्सुकासा एम्पायर को हराने वाली एक बेहतरीन पर खतरनाक आइडिया बताता है। ताइजू और युजुरिहा, जो पहले से ही त्सुकासा की टीम में घुस चुके थे, जब उन्हें फोन मिल जाएगा तो वो सारे लोगों को एक मैसेज सुनाने के लिए एक साथ जमा कर। फिर गेन खुद को लिलियन वनबर्ग के रूप में डिस्गाइज करेगा और उन लोगों से झूठ बोलेगा कि अमेरिका सेंकू के विलेज को बैकअप कर रही है और उनकी हेल्प कुछ दिनों में पहुंच जाएगी। और उन्हें ये सब सच लगने के लिए वो लिलियन का म्यूजिक रिकॉर्ड बजाएंगे ताकि त्सुकासा के लोग सेंकू के तरफ आ जाए। इस सीक्रेट प्लान के साथ अब ताइजू और युजुरिहा के पास सेलफोन पहुंचाने का मिशन शुरू होता है। क्रोम, मैग्मा और गेन तीनों फोन पहुंचाने के लिए टीम बनाते हैं, पर उनके रास्ते को त्सुकासा एम्पायर की स्पाई होमुरा गार्ड कर रही थी। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सेंकू सोनिक बॉम्ब्स बनाता है। डिस्ट्रैक्शन काम करता है
और मिशन टीम चुपके से निकल जाती है और सेंकू होशियारी से फ्लैश बॉम्ब का इस्तेमाल करके होमुरा को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे हवा में उछालकर भाग जाती है। उनका प्लान पता लगने के बाद होमुरा मिशन टीम का पीछा करती है, पर नेशन ऑफ साइंस सेंकू के मार्कर्स टेक्नोलॉजी से उसका पता लगा लेते हैं, जिसमें ब्लैक लाइट का इस्तेमाल होता है। सेलफोन और कुछ मॉर्स कोड की हेल्प से मिशन टीम और साइंस टीम कोऑर्डिनेट करके एक पिंसर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। वो लोग होमुरा के सामने सेलफोन टेक्नोलॉजी रिवील कर देते हैं और उसे एक पेड़ के टॉप पर चढ़ने के लिए बेट करते हैं, फिर तुरंत पेड़ काटकर उसे पकड़ते हैं, जिसकी वजह से मिशन टीम अब आराम से जा सकती थी। सुकासा एम्पायर में पहुंचने के बाद वो सेल फोन छुपाने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट खोजते हैं, जहां फोन सिर्फ ताइजू और युजुरिहा को मिले, इसीलिए वो सेंकू के ग्रेव के पास फोन गाड़ते हैं। पर फोन गाड़ते वक्त मैग्मा रकलेसली बहुत ज्यादा शोर मचाता है, जिसे सुकासा का एक तीरंदाज बंदा उकियो सुन लेता है। उकियो पहले एक सोनार ऑपरेटर था और उसके कान बाकी लोगों से काफी ज्यादा तेज है। वो लोग फोन छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। उकियो उनका पीछा करता है तो किसी तरह छुप जाते हैं। क्रोम दिमाग लगा के बैटरी से एक स्मोक स्क्रीन बनाता है, जिससे गेन को भागने में मदद मिली, लेकिन क्रोम और मैग्मा अभी भी फंसे हुए थे। मीनवाइल ताइजू और युजुरिहा को फोन मिलता है। वो लोग इस स्टोन एज में पहली बार अपने दोस्त को कॉल लगाते हैं, जिसे उन्होंने पिछले 1 साल से नहीं देखा था। इमोशनल बातचीत पूरी होने के बाद सेंकू उन्हें बताता है कि वो त्सुकासा के एक साथी को फोन के पास ले आए। निक्की ताइजू और युजुरिहा पर नजर रखती थी। ताइजू काफी मार खाता है, पर आखिर में निक्की को फोन के पास लाकर अपनी बात सुनाता है। उधर गेन बिल्कुल सही समय पर विलेज में पहुंचता है, क्योंकि उसे लिलियन की आवाज निकलकर निक्की को बेवकूफ बनाना था। पर निक्की लिलियन विनबर्ग की बहुत बड़ी फैन थी। वो तुरंत समझ जाती है कि ये कोई बहरूपिया है और वो उसे मूर्ख बनाने में असफल होते हैं। लेकिन जब वो लिलियन के गाने का रिकॉर्ड बजाते हैं और सेंकू उसे संभल के रखने का प्रॉमिस करता है, तो निक्की उन लोग को उनके प्लान में साथ देने का वादा करती है। दूसरी तरफ उकियो ने क्रोम और मैग्मा को घेर लिया था। जब क्रोम को लगा कि वो सिर्फ उन्हें पकड़ना चाहता है, तो उसने व्हाइट फ्लैग दिखाया, जिससे मैग्मा पीछे भागकर इशिगामी विलेज पहुंच सका। न्यूज मिलने के बाद कोहाकू क्रोम को बचाने अकेले ही निकलने वाली थी, तभी सेंकू अनाउंस करता है कि किंगडम ऑफ साइंस अब पूरी तरह से आक्रमण करेगा और अपना कैंप त्सुकासा एम्पायर के करीब स्थापन करेगा। क्रोम को त्सुकासा के आगे पेश किया जाता है और जब त्सुकासा उसे इंटरोगेट करता है, तो क्रोम उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है। इसके बाद ह्योगा उसे अपने स्पीयर से लटकाकर वाटरफॉल में फेंकने की धमकी देता है, लेकिन क्रोम कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील करने से मना करता है, तो ह्योगा उसे मरने के लिए फेंक देता है। पर वो नीचे गिरने के पहले उकियो ने उसे बचा लिया, क्योंकि ये सब उनका क्रोम की लॉयल्टी टेस्ट करने का प्लान था। सुकासा फिर क्रोम को बंदी बनाने का आदेश देता है, पर जब ह्योगा उकियो को पूछता है कि क्रोम तुम्हें कहाँ मिला, तो वो उनसे झूठ बोलता है, जिससे क्रोम भी चौंक गया। उधर किंगडम ऑफ साइंस ने हमेशा की तरह दिमाग और हार्ड वर्क के मिश्रण से एक स्टीम इंजन बनाने में कामयाबी पाई, जिसे वो कहते हैं स्टीम गोरिल्ला। विलेज के बूढ़े लोग वहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से अब टीम साइंस तेजी से आगे बढ़ते हैं और त्सुकासा एम्पायर के किनारे पे अपना कैंप लगाते हैं। डिटेक्टिव सुरिका उस जगह का पता लगाती है जहां क्रोम को रखा गया था। उसे बचाने के लिए सेंकू स्टीम गोरिल्ला को अपग्रेड करके एक टैंक में ट्रांसफॉर्म करने की सोचता है।
टैंक को मजबूत बनाने के लिए सेंकू कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर्स बनाता है, पर अनफॉर्चुनेटली त्सुकासा ने उनका स्टीम पावर्ड असाल्ट एंटिसिपेट कर लिया और क्रोम की जेल के बाहर अपने आदमियों से बहुत सारे ट्रैप बिछवाए। जब क्रोम ने ये देखा तो उसने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद से जेल तोड़ने का फैसला लिया और प्लान बनाने लगा। एक रात जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक बैटरी पड़ी हुई थी और फिर सेंकू के सिखाए हुए तरीके याद करके उसने ब्लीच बनाया, जिसकी हेल्प से उसने प्रिजन की रस्सी मेट करके साइंटिफिक एस्केप को अंजाम दिया और सेंकू के लिए बिछाए हुए ट्रैप्स अवॉइड करते हुए भागने लगा। लेकिन प्रिजन वार्डन यो ने उसका पीछा किया और उसे घेर लिया। क्रोम तब हंसने लगा और फिर उसने खून की उल्टी करना शुरू किया और यो को बताया कि उसे निमोनिया हुआ है और उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। इतना कहते ही उसने यो के मुंह पे खून की पिचकारी मारी और फिर स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकला। वो किंगडम ऑफ साइंस के बेस में पहुंचता है। उसने सेंकू को बताया कि कैसे उसने निमोनिया का नाटक करके गार्ड को उल्लू बनाया। फिर वो लोग अपने टैंक की मदद से त्सुकासा एम्पायर को उंड करने के लिए फाइनल असॉल्ट की प्लानिंग करते हैं ताकि वो मिरेकल केव को अपने कब्जे में ले सके और नाइट्रिक एसिड को सिक्योर कर पाए। पर ये सब करने से पहले वो त्सुकासा के और कुछ साथियों को अपने टीम में शामिल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गेन के लिलियन वाले रूप का इस्तेमाल किया, जो निक्की के कोचिंग की हेल्प से और भी इम्प्रूव हुआ था। अपने झूठ से उन्होंने कई लोगों को अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन जब उकियो को ये सब पता चलता है तो वो आसानी से गेन के झूठ को पकड़ लेता है। पर वो जब उनसे इंग्लिश में बात करने लगता है तो सेंकू समझ जाता है कि क्रोम के जेल में बैटरी डालने वाला बंदा यही है, जिसकी वजह से क्रोम भाग पाया। उकियो फिर उन्हें बताता है कि उसने हर रोज युजुरिहा को सेंकू के प्लान पे वर्क करते हुए देखा था कि कैसे वो त्सुकासा ने तोड़े हुए हर एक मूर्तियों को फिर से जोड़ रही थी ताकि उन्हें फिर से जिंदा कर सके। फिर युकियो एक कंडीशन पर उनके साथ मिलने को राजी होता है कि कोई भी इस मिशन के दौरान मरे नहीं। फिर किंगडम ऑफ साइंस मिरेकल केव पे अपना अटैक शुरू करते हैं। मीनवाइल त्सुकासा को लगा कि यो मर गया है तो वो योगा को साथ लेकर उसे रिस्पेक्ट देने ग्रेव यार्ड गया, पर असल में तो यो भाग गया था क्योंकि उसने क्रोम को भागने दिया। ग्रेव यार्ड में त्सुकासा को सेल फोन मिल जाता है। उधर मिरेकल केव के बाहर सेंकू, ताइजू और युजुरिहा से मिलता है। केव के गार्ड्स को डराने के लिए वो टैंक के कैनन का इस्तेमाल करने वाले थे। कोहाकू और बाकी योद्धा आक्रमण करते हैं, पर उनका टैंक एक ट्रैप में फंसकर पलट जाता है। इसके बावजूद भी क्रोम और मैग्मा उनके नए आविष्कार सोनिक कैनन का इस्तेमाल करके नाइट्रिक एसिड केव को बिना किसी को मारे अपने कब्जे में लेते हैं। थोड़ी देर बाद त्सुकासा और ह्योगा वहां पहुंचते हैं। ह्योगा उकियो को घायल करता है। कोहाकू और उसकी टीम उन दोनों को रोके रखती है ताकि सेंकू वहां से निकल सके। सेंकू और क्रोम साइंस टीम के साथ मिलकर गन पाउडर बनाने की कोशिश करते हैं। क्रोम कैनॉन से सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है, जो नाइट्रिक एसिड और साबुन से निकाले गए ग्लिसरीन के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि नाइट्रोग्लिसरीन बनाया जा सके, और उन सब से बनता है डायनामाइट, जिसे देखकर त्सुकासा के आदमी सरेंडर कर देते हैं। त्सुकासा और सेंकू बातचीत करते हैं। त्सुकासा बताता है कि वो क्यों एक प्योर वर्ल्ड बनाना चाहता है। तब पता चला कि वह अपनी छोटी बहन मिराई के लिए ऐसा कर रहा है। उसकी बहन को क्लिनिकली ब्रेन डेड माना गया था और वो कोमा में चली गई थी। सेंकू फिर त्सुकासा को कहता है कि अगर वो ट्रूस कर ले तो वो डिपुट्रिफिकेशन प्रोसेस से उसकी बहन को जिंदा कर देगा। त्सुकासा मान जाता है। उसके बाद वो मिराई को खोजकर उसे रिवाइव करते हैं।
दूसरी तरफ यो होमुरा को आजाद करता है, जो फिर डायनामाइट के यूज से मिरेकल केव डिस्ट्रॉय करती है। ह्योगा मिराई को मारने की कोशिश करता है, हालांकि त्सुकासा उसे रोकता है, पर ह्योगा का स्पीयर त्सुक्स के आर पार चला जाता है। सेंकु और त्सुकासा नदी में गिर जाते हैं, जबकि ह्योगा नदी में कूद जाता है। नदी से बाहर निकलने के बाद ह्योगा सेंकु को बताता है कि वो सिर्फ एलीट लोगों को जिंदा कर बाकी लोगों को मार देना चाहता है, और सेंकु को उससे हाथ मिलाने को कहता है। तभी त्सुकासा उस पे अटैक करता है, दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं। थोड़ी अभोत फाइटिंग के बाद सेंकु अपनी फिंगर टिप पर लगे हुए इलेक्ट्रिक शॉक से ह्योगा को फिनिश करता है। ये देखकर होमुरा उन्हें मारने जाती है, लेकिन साइंस टीम और उसके दोस्त आकर उसे बचाते हैं। इस तरह से स्टोन वार्स आखिरकार एंड होता है और किंगडम ऑफ साइंस अपने असली मिशन के तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो है सभी लोगों को जीवित करना। क्रोम उनकी जीत की खबर विलेज में सभी बूढ़े लोगों को बताता है। इधर त्सुकासा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन सेंकु उसे बचाने के लिए एक अनोखा तरीका सोचता है। सेंकु त्सुकासा को जीवित रखने के लिए उसे पेट्रिफाई करने का फैसला लेता है, जिसलिए उसने एक रेफ्रिजरेटर बनाया है। त्सुकासा मर जाता पर उसकी बॉडी अभी भी इंटैक्ट थी। सेंकु उसे पुनर्जीवित करने और घावों को ठीक करने के लिए उसे फिर से पत्थर बनाने के तरीके का पता लगाने के बाद वापस लौटकर उसे डिपेट्रिफाई करके पुनर्जीवित करने का वचन देता है। इसके बाद सेंकु एक मीटिंग बुलाता है, जहां उसने घोषणा की है कि वे पेट्रिफिकेशन के रहस्य का पता लगाएंगे। उसने इसके अलावा खुलासा किया है कि वे दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक जहाज भी बनाएंगे। तो ये है डॉक्टर स्टोन की अभी तक की पूरी कहानी।